सेट 7 है आपका, जिसका कोड है XY 2020 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक। लिखा है यंग के व्यतिकरण प्रयोग में दो समांतर स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d और स्लिटों से पर्दे की दूरी कैपिटल D है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो पर्दे पर एक दीप्त फ्रिंज के लिए केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसा लगता है हम लोग कर चुके हैं इसको, है ना। तो फिर आप देख लीजिए, जिस सेट में भी जिस क्वेश्चन नंबर पे भी आपको मिले वहां से आप इसको नोट कर लीजिए और इसको प्रिपेयर कर लीजिए। और आप एक चीज और देखिए, ये लगभग हर सेट में फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है ज्यादा, तो आप अच्छे से तैयार करिए ताकि इसे आप कर सकें। तो इसको मैं छोड़ देता हूं, नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला पार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 6, अथवा वाला भाग। देखो बउआ, लिखा है प्रकाश की एक किरण अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रकाश की एक किरण है, वो अवतल लेंस के द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह कब हो सकता है। देखो, ये अवतल लेंस है, ऐसे। अब हुआ क्या कि इसमें प्रकाश की किरणें आईं और इस तरह से इस पर पड़ी कि जब अपवर्तन हुआ तो अपवर्तन के बाद वो समांतर हो गई मुख्य अक्ष के। अब अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाना किरणों का, ये कब पॉसिबल हो सकता है? याद है आपको कि नहीं याद है? बताइए। नहीं याद है? देखो, ऐसा तब पॉसिबल है बेटा जब जो प्रकाश किरणें हों वो अवतल लेंस के, आप ध्यान से देखिए, प्रकाश अवतल लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं कि नहीं होते? ठीक, अवतल लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है। एक यहां पर और उतनी ही दूरी पर, अगर दोनों ओर का मीडियम सेम है तो उतनी ही दूरी पर यहां पर भी एक मुख्य फोकस होता है। अब अगर ये मुख्य फोकस है, बताइए किधर इसका प्रथम और किधर द्वितीय मुख्य फोकस होता है? उत्तल लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम द्वितीय। ऐसे बताइए, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस किधर होगा? देखिए, ये बाईं तरफ होगा। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ये होता है प्रथम मुख्य फोकस। और अवतल लेंस में क्या होता है, थोड़ा याद करें। प्रथम मुख्य फोकस के लिए अपवर्तन के बाद वाली किरणों को कैसा होना जरूरी है? समांतर होना जरूरी है। तो इसमें अपवर्तन के बाद वाली किरणों का अगर समांतर होना जरूरी है, इसका मतलब ये कि जो किरणें मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होंगी, या जो किरणें मुख्य फोकस की ओर आती हैं, वो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएंगी? समांतर। यही चीज यहां पर बोला गया है। उन्होंने ये बोला कि एक अवतल प्रकाश की एक किरण अवतल लेंस के द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रकाश की एक किरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम प्रकाश की एक ही किरण को यहां शो करते हैं। देखिए, ये अवतल लेंस है, ऐसे, और वो किरण ऐसी है कि अपवर्तन के पहले कहां है नहीं मालूम, अपवर्तन के बाद वो प्रकाश की किरण समांतर है। अब आप समझ गए कि ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है अवतल लेंस में जब प्रकाश की कोई किरण मुख्य फोकस को निशाना बनाती हुई आए, वो किरण
जैसे ही लेंस पर पड़ेगी उसका अपवर्तन होगा और फिर मुख्य अक्ष के कैसे निकल जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो अगर ये उसका फोकस है तो प्रकाश किरण को ऐसा मुख्य फोकस की तरफ निशाना बनाकर आना पड़ेगा, ये इस तरह से। लेकिन वो यहां आ नहीं पाएगी, अपवर्तित होकर वो किरण इस रास्ते पर चली जाएगी। मान लेते हैं ये किरण है ए, बी और सी। तो जो कि सवाल उन्होंने पूछा कि प्रकाश की एक किरण अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, किरण रेखा द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह कब हो सकता है। तो बताइए कब हो सकता है? जब प्रकाश किरण अवतल लेंस के मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहां पर हम नोट कर देते हैं, अवतल लेंस में अवतल लेंस में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण, अवतल लेंस में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और अगर और आप ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अवतल लेंस में मुख्य फोकस, आप इस जगह लिख सकते हैं प्रथम मुख्य फोकस। इस जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? प्रथम मुख्य फोकस। तो अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हमने बता भी दिया कब होता है ऐसा, और किरण आरेख से भी दर्शा दिया। ठीक, एक किरण की बात करी तो हमने एक ही किरण बनाई, ज्यादा किरणों की जरूरत नहीं है आपको। इसी के साथ एक न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ है बेटा, न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट, आंकिक भाग। ठीक है, देखिए क्या होता है आंकिक भाग, मतलब क्या होता है नहीं, क्या है आंकिक भाग। मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान सुनिएगा। एक द्विउत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 के कांच से बना है। एक द्विउत्तल लेंस है, ये एक द्विउत्तल लेंस है। ये जिस कांच से बना है उस कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो हम लिख सकते हैं ANG इज इक्वल टू, या आपने शायद ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाए होंगे, आपने बनाए थे ऐसे म्यू GA। ये कितना दिया है? 1.5। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसके प्रत्येक दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान से बेटा देखो, अगर हम सिंबॉलिकली इसको R1 और इसको R2 मान लें, आपको क्या लगता है R1 को कैसा नापा जाएगा? प्लस में या माइनस में? प्लस में। R1 को इधर नापा जाएगा, R1 ऐसे है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे दाईं ओर नापेंगे तो पॉजिटिव रहेगी, और R2 की रेडियस ऑफ कर्वेचर बाईं ओर है तो नेगेटिव रहेगी। और इन्होंने बोला कि इनमें प्रत्येक दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 है, तो R1 इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे है लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करिए जब हवा में रखा हो तथा 1.25 अपवर्तनांक के द्रव के अंदर डुबाया गया है। एक पहले हवा में रखकर इसकी क्षमता निकालेंगे, फिर द्रव में डुबाएंगे इसको, फिर उसमें क्षमता निकालेंगे, और दोनों हालात पर जो क्षमताएं निकलेंगी उनका अनुपात निकालेंगे। फिर हम उसके लिए हम नोट कर देते हैं कि द्रव का अपवर्तनांक क्या है। द्रव का अपवर्तनांक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर,
ये वैल्यू आपको दी गई है 1.25। ठीक, चलिए अब दोनों काम करने हैं। पहले वायु में लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, उससे वायु में लेंस की क्षमता मिल जाएगी। फिर द्रव में लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, उससे द्रव में लेंस की क्षमता मिल जाएगी। करते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला से लेंस मेकर्स फॉर्मूला से वायु में लेंस की फोकस दूरी, वायु में लेंस की फोकस दूरी, और उसे हम FA मान लेते हैं। FA के लिए बताइए क्या फॉर्मूला होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस, हाँ वेरी गुड। अब ये क्योंकि एयर के लिए है तो यहां पर FA लिख लेते हैं और यहां म्यू GA लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि वायु में जब लेंस होगा तो किरणें वायु से कांच में जाएंगी, ठीक है, इसलिए म्यू GA लिखा जाएगा। कैलकुलेट करिए बेटा इसको। म्यू GA इज 1.5। अब 1.5 में 1 माइनस कर देंगे, 0.5। 1/r1 इज प्लस 20 सेंटीमीटर, माइनस 1/r2 माइनस 20 सेंटीमीटर। तो 1/FA इज इक्वल टू 0.5। बेटा देखो ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस 1/20 प्लस 1/20 बराबर 2/20, यानी कि 1/10। एक अंक का दशमलव हटाया, एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया, 5 से हमने इसको कैंसिल किया 20 टाइम्स में। देयरफॉर FA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। नहीं समझ आई बात आपको? अच्छा, अगर FA 20 सेंटीमीटर है तो पावर ऑफ लेंस इन एयर बता दीजिए। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो पावर के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? 100/f डायोप्टर। तो यहां लिख देंगे 100/FA। और ये लेकिन कब लगेगा? जब सेंटीमीटर में है। अब 100 की जगह 100, FA की जगह पे क्या लिखेंगे? 20 से डिवाइड करेंगे तो पावर ऑफ लेंस इन एयर विल बी इक्वल टू 5 डायोप्टर। ये लेंस की पावर आ गई कहां पर? ये लेंस की पावर आ गई एयर में। अच्छा, इसके बाद अब हम सॉल्यूशन करेंगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला से वायु में लेंस की फोकस दूरी के लिए। अब हम द्रव में लेंस की फोकस दूरी के लिए, द्रव में लेंस की फोकस दूरी के लिए द्रव में लेंस की फोकस दूरी के लिए ऐसा ही फॉर्मूला उसके लिए भी लगेगा। तो 1/FL इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अंडर ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 से बउआ हो। देखो भाई 1/FL, म्यू किसका, कौन सा म्यू लेना है बताइए? लेंस कहां पर है? जल में कि द्रव में? आपको कैसे पता जल है? वो तो द्रव बताया उन्होंने। तो कोई द्रव है, ये जरूरी नहीं है कि वो वाटर ही हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए क्या करेंगे बताइए? लेंस द्रव में है, ये लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, एंड दिस इज इनसाइड द वाटर। अब बताइए प्रकाश किरणें जब जाएंगी तो पहले कहां जाएंगे? लेंस में या द्रव में? द्रव में। और फिर द्रव से कांच में जाएंगे। इसलिए यहां अपवर्तनांक जो लिखोगे ना, वो लिखोगे म्यू LG, नहीं म्यू GL लिखना है। म्यू GL द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक।
जब लेंस एयर में रखा था तो सीधे एयर से किरणें ग्लास में गई थी, तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक लिखा हमने। और जब द्रव में रखा तो द्रव से ग्लास में गई हैं, तो द्रव के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हमने यूज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सभी को याद रखना। यहां पर भूल से म्यू एल ए नहीं लिखेंगे आप सोचें कि पहले म्यू जी ए था तो म्यू जी ए से लगाया गया, फिर म्यू एल ए है तो जरूर यहां म्यू एल ए लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। आप देखो कि लेंस है कहां, द्रव के भीतर, और किरणें क्या डायरेक्ट वायु से कांच में जाएंगी कि पहले वायु से द्रव में जाएंगी, तब द्रव से कांच में जाएंगी ना। तो द्रव से कांच में जाएंगी तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यूज करिए आप। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आप निकालोगी म्यू जी अपॉन म्यू एल माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन FL चाहिए हमको, म्यू जी अपॉन म्यू एल, म्यू जी अपॉन म्यू एल, तो हम इसे म्यू जी ए म्यू एल ए ऐसे लिख सकते हैं। म्यू जी ए की वैल्यू है 1.5, म्यू एल ए की वैल्यू है 1.25 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन माइनस 20। फोकल लेंथ इन लिक्विड, बेटा अगर हम 0 बढ़ा लें तो नीचे भी 2 डिजिट पे पॉइंट है, ऊपर भी 2 डिजिट पे डेसिमल है, ये हट जाएगा। 150 बटे 125, 25 से काट दो, 25 छक्का 150, 25 पंचे 125 माइनस 1, तब तक ये माइनस माइनस क्या हो गया 1/20 प्लस 1/20, और 2/20 क्या बन गया 1/10। वेरी गुड। अब इसको आप सॉल्व करिए जरा, 1/5 इंटू 1/10, 1/50, therefore FL is equal to 50 centimeter, but we have to find out the power of lens in liquid. तो power of lens in liquid is equal to 100 upon FL in centimeter. तो power in liquid is equal to 100 upon 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 डाइऑप्टर पॉजिटिव। अच्छा, इसके बाद हमें तो क्या करना है, दोनों पावर्स का रेशियो चाहिए ना। अब दोनों पावर का अनुपात निकाल लेते हैं, तो उसका रेशियो बना के दिखाना है आपको। अब उसके लिए हम चाहें तो यहां एक चीज लिख सकते हैं, पावर ऑफ लेंस इन एयर, पावर ऑफ लेंस इन लिक्विड, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, पावर ऑफ लेंस इन एयर हम निकाल चुके हैं, देखो पावर ऑफ लेंस इन एयर, पावर ऑफ लेंस इन लिक्विड। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस इन एयर, दिस इज 5, पावर ऑफ लेंस इन लिक्विड दिस इज 2। तो ये जो हमारा आंसर बना वो आएगा 5/2। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला भाग कंप्लीट हो गया। आप इसे प्लीज जल्दी से नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। आपको हाइड्रोजन परमाणु का ना ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है। चलिए सबसे पहले मैं, अच्छा उसमें यह भी लिखा था बामर श्रेणी की संक्रमण दिखाइए। चलिए कोई बात नहीं, दिखा देते। सबसे पहले सबसे नीचे जो एनर्जी लेवल बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल, निम्नतम ऊर्जा स्तर। ठीक है, ये n इज इक्वल टू 1। उसके बाद थोड़ी दूरी पर अगला बनेगा, दैट इज n इज इक्वल टू 2। पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख। हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख। देखिए हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2,
जैसे जैसे आप ज़्यादा हायर लेवल्स पे जाते रहेंगे, एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप कम होते जाता है, ये आप जानते हैं। आगे जाके ये गैप और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, और ऐसे करते करते लेवल इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 4, 5 और n इज इक्वल टू 6, ऐसे और ऊपर आप बनाएंगे और नजदीक नजदीक इन्फिनिटी तक के लेवल उस पर आ जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब इनमें हमको क्या करना है, हाँ आप चाहे तो उनकी एनर्जी नोट कर सकते हैं। एनर्जी जैसे कि इसमें दी गई है, ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी के अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की गणना करिए। ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी उन एनर्जी इतनी है। तो अब आप मुझे बताएं, जो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है उसकी एनर्जी कितनी होगी। E1, यहां पर n की जगह क्या लिखोगे, 1। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, n इज इक्वल टू 2 पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बताइए। E2 इज इक्वल टू n की जगह बेटा 2 लिखोगे ना, 2 दूना 4, 4 से डिवाइड करेंगे, -4 तिया 12, 4 चौके 16। n इज इक्वल टू 3 पर करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एक कम 9 और 4 बच गए, 9 पंचे 45, 45 एक 46, फिर 9 एक कम 9, लगभग 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद n इज इक्वल टू 4 पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी बताइए। 4 लिखेंगे, 4 चौके 16, 16 से इसको भाग देंगे, -0.885 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ऐसे ही n इज इक्वल टू 5 पर, n इज इक्वल टू 6 पर आप निकालते जा सकते हैं। तो ये हमने क्या बना दिया, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख। इसमें करना क्या है, बामर श्रेणी को भी दिखाना है ना। अब आप बताओ बामर श्रेणी क्या होती है, कैसे बनती है बामर श्रेणी की रेखाएं, कब मिलती हैं हमको बताइए। हाँ, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो उससे जो भी उत्सर्जित ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को अगर स्पेक्ट्रोमीटर में डाला जाए तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं बामर श्रेणी की रेखाएं होती हैं। याद आया आपको। फिर से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से है पर दूसरे में आना चाहिए उसको, तो उसकी लाइंस कैसे बन सकती हैं, तीसरे से भी दूसरे में ट्रांजिशन हो सकता है उसका, चौथे से भी दूसरे में ट्रांजिशन हो सकता है, पांचवें से भी दूसरे में ट्रांजिशन हो सकता है, n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हो सकता है। तो इस तरीके से किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में अगर आ रहा इलेक्ट्रॉन, पहले ऊर्जा नहीं सॉरी किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में अगर जंप करता है, ट्रांजिशन होता है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी वो अपने अंदर से उत्सर्जित करता है, वो ऊर्जा बामर श्रेणी की रेखाएं उससे हमें मिलती हैं। ठीक है, ये हमने उसमें बामर श्रेणी को भी दिखा दिया। हम चाहें तो ऐसा इसको लिख सकते हैं, बामर सीरीज। ठीक, ये कर दिया। अब आगे लिखा हुआ है तो क्या क्या काम हो गया, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख बन गया और बामर श्रेणी के संक्रमण भी दिखा दिए हमने। अब अगला इसी में एक न्यूमेरिकल पार्ट बेटा उन्होंने जोड़ा हुआ है, तो चलिए हम इस न्यूमेरिकल पार्ट को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट मींस आंकिक भाग। क्या है न्यूमेरिकल पार्ट, देखिए लिखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी में अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की गणना करिए। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन
स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य आपको कब मिलेगी और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कब मिलेगी आपको? देखो ये बड़ा सिंपल है बेटा, इसको आप ऐसे याद रखा करो ना, जैसे E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक। तो जब, या आप इसे डेल्टा E लिख लीजिए, जब एनर्जी का गैप ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा, छोटी तरंग दैर्ध्य मिलेगी, और जब एनर्जी का गैप कम होगा तो लैम्डा ज्यादा मिलेगा। क्लियर? अच्छा, अब हमें पहले क्या करना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य, यहां लिख देंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य। इसके लिए बताइए एनर्जी को कैसा होना चाहिए? एनर्जी को कम होना चाहिए सबसे। अब इन लाइंस को देखिए, दो की मैं बात करूंगा, एक तीसरे से दूसरे में आ रही है लाइन और एक इंफिनिटी से दूसरे में आएगी, किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी ये मुझे बताओ? एक तीसरे से केवल दूसरे में आ जाएगी, ठीक, और एक इंफिनिटी से दूसरे में आ रही होगी, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? पहले बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से सेकंड में आएगा या 3 से 2 में आएगा? इंफिनिटी से जब 2 में आएगा तो एनर्जी ज्यादा होगी और वेवलेंथ कैसी होगी? कम, तो वो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ रहा है तो 3 से 2 में आएगा तो बस एनर्जी का गैप तो इतना ही रहेगा ना। एनर्जी गैप कैसा है? छोटा, तो वेवलेंथ कैसी होगी? बड़ी। तो अब आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहां से कहां होना चाहिए? 3 से 2। वेरी गुड, संक्रमण 3 से 2। संक्रमण 3 से 2 में होना चाहिए। ये बात अब समझ आ गई? संक्रमण 3 से 2 में होगा, एनर्जी कम रहेगी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। उसके लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, E3 माइनस E2 इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। बात समझ में आई? देखो, हम चाहें तो फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, कौन सा? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R। 1 अपॉन बामर श्रेणी की है ना, तो 1 अपॉन 2 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n स्क्वेयर, वेयर n इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए n बराबर क्या लिखेंगे? 3। छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए n की जगह क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? आप जानते हैं, इसलिए क्योंकि हमें एनर्जी का ये फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया गया है और जो चीज हमको दी जाती है ना, उसी का यूज करके हम अपने आंसर तक पहुंचना चाहते हैं। बात समझ आ रही है आपको? ये बड़ी अहम चीज है। अगर यहां पर आपको आर वगैरह बताए जाते, रिडबर्ग कांस्टेंट्स वगैरह, तो आप इससे जा सकते थे। अगर आप इससे कैलकुलेट करके आंसर निकालोगे तो वो गलत नहीं होगा, गलत नहीं माना जाएगा, वो भी सही है। लेकिन प्रयास ये रहे आपका कि जो चीज क्वेश्चन में गिवन है, दी गई है, उसकी मदद से अगर आप निकालेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो हम इसी की मदद से निकालेंगे। E3 माइनस E2 इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। देखो E3 की वैल्यू देखो, चाहे आप यहां से निकाल लो या आपके पास ये फॉर्मूला है, इससे निकाल लो, फॉर्मूला से निकाल लो। En की वैल्यू है माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वेयर, तो E3 की वैल्यू बताइए। माइनस 13.6 अपॉन 9, नहीं समझ आया?
-E2 की वैल्यू बताइए, यहां n की जगह 2 लिख दो, -13.6 अपॉन 4, -13.6 अपॉन 4 इज इक्वल टू h की जगह पर 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, c 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्डा हमको चाहिए। इसको सॉल्व करो, ये माइनस माइनस बहुआ क्या हो जाएगा, और 13.6 आप कॉमन ले सकते हो। लेकिन एक बात और कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी। तो एक काम कर देते हैं हम, इसमें एक काम ये कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जूल में बदल जाएगा ना अभी। और अब बराबर के उधर h की जगह 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, c की जगह 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा। ठीक, इस तरह से अब इसको कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो ये 13.6 हमने ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा ये प्लस हो जाएगा ना 1/4, और ये 9 1/9 माइनस ही रहेगा, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको आप चाहें तो कुछ गुणा वगैरह करा सकते हैं, 3 छंग 18, 80 लगा 1, 3 छंग 18, 1 19, 19.8 इंटू 10 टू द पावर -26। ठीक, अब अपॉन लैम्डा, इसको एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए। कुछ चाहें तो आप काटना शुरू कर सकते हैं, 2 से तब तक काटिए, 2 8 जार 16, यहाँ 2 9 जार 18, 2 9 जार 18, 2 से कैंसिल करने पर ये आया, 3 से तो ये कैंसिल होगा नहीं। आप चाहो तो अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आप मत करो। ये आ गया 13.6 इंटू, बताइए 9 - 4 5/36 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू 9.9 इंटू 10 टू द पावर -26 अपॉन लैम्डा। अब हमको तो लैम्डा चाहिए बस, 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 बन जाएगा। देखो 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, 4। एक अंक पे दशमलव यहाँ, एक अंक पे दशमलव यहाँ कैंसिल हो सकता है, और जो ये 4 बन जाएगा, 4 से हम इसको 9 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब आप एक काम करें, लैम्डा इधर लाएं, ये सब उधर भेजें, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताइए, 99 गुणे 9 हो जाएगा ना, तो 9 नहीं है 81, हासिल लगाया 8, फिर 9 नहीं है 81 और 8 89। ठीक है, ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ये नंबर अपॉन में चला गया 136 इंटू 10 टू द पावर -26। तो बेटा पहले से यहाँ पर है, ये उधर जाएगा बटे में पहले, फिर ऊपर जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, +19 हो जाएगा। अब 136 से इसको भाग देना रहेगा आपको, 891 बटे 136 गुणे 10 की घात -7, 136 का भाग कर दीजिए, 136 का मैं यहीं पर भाग कर देता हूं, 891 में 13 छंग 78, 13 7 91, 6 बार जाते हुए लग रहा है, 6 छंग 37 से लगे 3, क्षेत्र का 18 3, 21 से लगे 2, 6 कम 6 2 8, 11 में से 6 गए 5, 8 में से 1 गया 7, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 13 पंचे 65,
5 छक्का 30, हाथ से लगे 3, 13 5 65 और 3 68, 0 15 में से हट गए 7, 0 लगा दिया, फिर 1 बढ़ा दिया, दशमलव लगाई है, फिर 5 टाइम्स चला जाएगा 680, 20 बच जाएंगे, फिर 0 लगा दिया, अब तो एक ही बार जाएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6.551 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करवा देंगे इसमें, ये बन जाएगा 6551 एंगस्ट्रॉम। किस तरह से इसका आंसर आ रहा है भाई 6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वैसे कुछ गलती तो नहीं है, हमारा आंसर सही है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक काम और भी तो करना है बेटा, इसका क्या निकालना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। इसके लिए जो संक्रमण होना चाहिए वो कहां से कहां पर होना चाहिए, संक्रमण ये इन्फिनिटी से 2 में संक्रमण होना चाहिए इसके लिए, और इसलिए E इंफिनिटी माइनस E2 इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। E इंफिनिटी की वैल्यू बताइए। अच्छा En की वैल्यू बेटा इतनी है ना, E इंफिनिटी का मान कितना होगा, n की जगह इंफिनिटी लिखोगे, इंफिनिटी से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा बेटा ये। E2 की वैल्यू कितनी है -3.4, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बउआ, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू H की जगह 6.6 गुणे 10 की घात -34 C 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा। अब इसको सॉल्व करो, ये माइनस माइनस कैसा हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ 6.6 गुणे 3 गुणे 10 की घात -26 बटे लैम्डा, -34 प्लस 8 -26 आ गया। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो थोड़ा सा, कैंसिल तो कोई किसी से होना ही नहीं चाहता। 0.8 और ये 3.3, बस अब कुछ नहीं हो सकता, तो लैम्डा निकालो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, एक नंबर पे डेसिमल यहाँ, एक नंबर का डेसिमल यहाँ कैंसिल कर दो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 33 तियाँ 99 और 33 तियाँ 99 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन, बेटा ये 8 जाएगा और 3.4 जाएगा उधर, तो 8 इंटू 3.4 और ये उधर जाके ऊपर आ जाएगा ना +19। ठीक, अब इसे सॉल्व करो, एक अंक दशमलव हटेगा, एक 0 इंक्रीज हो जाएगा, 2 से अगर काटोगे तो 17 टाइम्स में कट जाएगा, 2 4 * 8, 2 9 * 18, 2 5 * 10, तो लैम्डा की वैल्यू बनी 495 अपॉन 17 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये नहीं, 17 8 कितने होते हैं, 136 कि 126, 8 7 56, आधे का 8 5 13, 136 होते हैं। अब 136 का भाग फिर इसमें दीजिए 495 में, मैं यहां दे दूं, आप समझ ही गए हैं तरीका सब।
136 से हम भाग दिला देते हैं। 495 में 3 बार पहले जाएगा। 3 छंग 18 से लगा 1 13 39 और 1 40। माइनस करिए, 15 में 8 गए 7, यहाँ 8 आ गया। दशमलव इसके बाद अब इससे तो पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। 13 छंग 78, 6 छंग 36 से लगे 3, 13 छंग 78 और 3 81। फिर माइनस कर दो, 10 में से 6 गए 4, 6 में से 1 गया 5, 6 तो बचे ना, यहाँ पे पॉइंट लगाई है, फिर 1 0। 13 3 39, तो ये आ जाएगा 408। ये 10 में से 8 गया 2 और 3, दशमलव लगा है, फिर 0 बढ़ा दिया। अब तो 2 ही बार जाएगा। 2 छंग 12 में से लगा 1 3 26 1 27। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गए 4। ठीक है, 3.632 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है इसे, तो इसमें 10 टू द पावर +10 से भाग देना, नहीं 10 टू द पावर -10 से भाग देना पड़ेगा। फिर ऊपर आके वो 1000 बन जाएगा, तो गुणा हो जाएगा। 3632 एंगस्ट्रॉम। इसका कितना आंसर है? 3632 और इसमें 46 है। कहां पर? यहां पर। अच्छा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो फिर 4 बार दे दो। तो यहां 4 टाइम्स चला जाएगा। 4 छंग 24 हासिल लगे 2, 4 छंग 24 लगे 2, 4 3 12 2 14 हासिल लगा 1, 4 1 कम 4 1 5। कहां जा रहा है? तो वो 32 के आसपास ही वैल्यू मिलेगी आपको। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उन्होंने, आप जानते हैं वैल्यूज में ये थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस मिल रहा है ना आपको, ये किस वजह से मिल रहा है? हो सकता है h की जगह हमने 6.6 लिखा है, इन्होंने 6.64 यूज किया हो। h की वैल्यू में कहीं कहीं 6.64 भी लिखते हैं ना, तो हो सकता है उन्होंने 6.64 लिखा हो। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों आंसर आपके सही माने जाएंगे। बउआओ, आप समझ पाए क्या प्रॉब्लम है? अगर आपका पहला और दूसरे आंसर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? क्योंकि हो सकता है h की वैल्यू हमने 6.6 ली है केवल, और वैसे 6.64 भी यूज की जाती है, तो हो सकता है 6.64 यूज की हो, इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने पूरा अच्छे से कैलकुलेशन करके दिखाया है, इसलिए आंसर दोनों ही आपके कैसे हैं? सही माने जाएंगे। और एग्जामिनेशन में जो आपका एग्जामिनेशन पेपर होगा, उसमें h का मान दिया होगा आपको, ठीक है? तो अगर 6.6 दिया गया हो तो वो लेना, अगर 6.64 दिया गया हो तो वो ले लीजिएगा। बस इतना सा आपको करना है। तो ये कौन सा कर लिया? 7। इसका हमें अथवा वाला पार्ट भी करना है, तो आप इसे नोट करें, फिर अथवा वाला पार्ट करके दिखाते हैं आपको। लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 का जो अथवा वाला पार्ट है, उसमें नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन में कठिनाइयां बताइए। एक तारे में 3 अल्फा कण एकल नाभिकीय अभिक्रिया में संयुक्त होकर 6C12 नाभिक बनाते हैं। इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। कुल मिला के शुरुआत में 2 क्वेश्चन पूछे गए, इसके बाद एक न्यूमेरिकल पार्ट लगा है। कुछ बातें उन्होंने दी हैं, अल्फा कण का द्रव्यमान, 6C12 का द्रव्यमान, ये सब आपको दिया गया है, ठीक है? सबसे पहले हम ये लिखेंगे नाभिकीय संलयन क्या है। बउआ बताइए, बताइए नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संलयित होकर
एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है तथा इस घटना को ही बोला जाता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, और बड़ी विशाल ऊर्जा इसमें मुक्त होती है। हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन आपने पढ़ा हुआ है। चलिए नोट कर लेते हैं, बस इतना ही लिख देना है इसमें। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यहां पर केवल दो होगा कि दो या दो से अधिक भी हो सकता है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक, तो जब दो या दो से अधिक नाभिक, अधिक हल्के नाभिक, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा की एक विशाल मात्रा, तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा की एक विशाल मात्रा मुक्त होती है। इस घटना को ही नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया नाभिकीय संलयन क्या है। इसके बाद नाभिकीय संलयन में कठिनाइयां, तो हम अगली हेडिंग डालेंगे नाभिकीय संलयन में कठिनाइयां। देखिए, आपने नाभिकीय संलयन पढ़ा है ना, बताइए नाभिकीय संलयन में क्या कठिनाइयां होती हैं। नाभिकीय संलयन में कठिनाई ये होती है कि जब हल्के नाभिक संलयित होने के लिए एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो उनके बीच में इतना प्रबल प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, उनके बीच में इतना प्रबल प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, क्योंकि दोनों नाभिक हैं तो प्लस प्लस होंगे, तो उनके बीच में इतना प्रबल प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है कि एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते। अब अगर हम इनको संलयित करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन्हें बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी। और कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो हमें इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी सूर्य के पास है, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब उतनी ऊर्जा को हम नॉर्मली, तो ऐसे हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे पास कोई फ्यूल नहीं है जिससे उतना टेम्परेचर गेन कर सकें हम, तो इतनी एनर्जी देने के लिए हमको उसके लिए एक परमाणु बम फोड़ना पड़ता है। जब हम परमाणु बम बर्स्ट करते हैं तो खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है, उससे हाइड्रोजन नाभिकों का टेम्परेचर बढ़ता है, और वो टेम्परेचर कितना हो जाता है, लगभग उतना जितना सन में होता है।
उतना टेम्परेचर हो जाने पर फिर वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि एक दूसरे के नजदीक आते हैं और एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो ये कठिनाई है। कठिनाई क्या मिली हमको? कठिनाई ये मिली कि जितना टेम्परेचर उनको संलयन के लिए हमको चाहिए वो सूर्य के बराबर का टेम्परेचर चाहिए, और वो टेम्परेचर हमारे पास कोई फ्यूल नहीं है बनाने के लिए। उसके लिए भी हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? परमाणु बम फोड़ना पड़ता है। ठीक, ये कठिनाई है। तो नोट कर देते, नाभिकीय संलयन में कठिनाइयां, इसको लिखते हैं। जब दो या दो से अधिक नाभिक संलयित होने के लिए, जब दो या दो से अधिक नाभिक परस्पर संलयित होने के लिए जब दो या दो से अधिक नाभिक परस्पर संलयित होने के लिए एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल इतना प्रबल हो जाता है कि वे परस्पर संलयित नहीं हो पाते, अब बताओ तो फिर इसके लिए क्या किया जाएगा? अतः नाभिकों को संलयित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम यहां लिखते हैं, इतनी ऊर्जा जिससे कि नाभिकों का ताप उतना हो जाए जितना कि सूर्य का ताप है, तथा इतना ताप उत्पन्न करना असंभव है।
इतना अधिक ताप उत्पन्न करना आसान नहीं है। इसके लिए पहले परमाणु बम चलाना पड़ता है। ठीक है, जलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, एक ही मतलब है उसका। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या लिखा गया है। नाभिकीय संलयन में क्या कठिनाइयां आती हैं उनके बारे में मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक नाभिक परस्पर संलयित होने के लिए एक दूसरे के समीप आते हैं तो आप जानते हैं क्योंकि नाभिक और नाभिक प्लस प्लस होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल इतना प्रबल हो जाता है कि परस्पर संलयित नहीं हो पाते, प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। अतः नाभिकों को संलयित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी अधिक ऊर्जा? इतनी ऊर्जा जिससे कि नाभिकों का ताप उतना हो जाए जितना कि सूर्य का ताप है। अब इतना ताप कैसे करेंगे? इसके लिए तो हमारे पास कोई ईंधन ही नहीं है, तथा इतना अधिक ताप उत्पन्न करना आसान नहीं है। हमारे पास कोई फ्यूल ही नहीं है ऐसा जिसको हम जलाएंगे और इतना ताप हो जाएगा, कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। इसके लिए पहले परमाणु बम हमको चलाना पड़ता है। परमाणु बम चलाएंगे, वो बर्स्ट होगा, इतनी ऊर्जा देगा, सूर्य के बराबर टेम्परेचर वहां क्रिएट हो जाएगा और फिर हाइड्रोजन के नाभिक या हीलियम के नाभिक आपस में क्या होना शुरू हो जाएंगे? फ्यूज होना शुरू हो जाएंगे आपस में। ठीक, तो ये क्या हो गई, हमने लिख दिया कठिनाइयां क्या क्या आती हैं। इसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट है बेटा, उसको करते हैं। देखिए देखिए न्यूमेरिकल पार्ट में लिखा है एक तारे में 3 अल्फा कण एकल नाभिकीय अभिक्रिया में संयुक्त होकर, एकल नाभिकीय अभिक्रिया मतलब एक ही नाभिकीय अभिक्रिया होती है और 3 अल्फा कण एक दूसरे में फ्यूज होते हैं और 6C12 बना देते हैं। इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना करिए। देखो पहले मैं वो रिएक्शन का फॉर्मेट आपके सामने लिखता हूं। क्या होता है? 3 अल्फा कण है ना, तो 3 अल्फा कण मिल करके एकल नाभिकीय अभिक्रिया होती है और उससे क्या बना देते हैं? 6C12 बना देते हैं। देखो एक तारे में 3 अल्फा कण एकल नाभिकीय अभिक्रिया में संयुक्त होकर 3 अल्फा कण आपस में संयुक्त होते हैं, 6C12 बना देते हैं। इस नाभिक में, इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना करिए। ठीक है, इसमें में मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। दिया क्या कह गया है हमको बेटा? दिया गया है अल्फा कण का द्रव्यमान। अल्फा कण का द्रव्यमान हमको दिया गया 4.002604 AMU और 6C12 का द्रव्यमान दिया गया है। तो 6C12 का द्रव्यमान क्या है? 12 पॉइंट, अरे गजब, 2 2 4 2 6 0 इतने AMU। ये भी 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताइए कैसे करा जाए इसको, बोलिए। 3 अल्फा कण संलयित हुए, 6C12 बनाया इन्होंने। सबसे पहले क्या निकालना है बताइए? द्रव्यमान क्षति निकालनी है। बहुत सही, तो सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। द्रव्यमान क्षति किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एम से। कैसे निकालेंगे बताओ? 3 अल्फा कणों का द्रव्यमान ले लिया जाए और उसमें 6C12 का द्रव्यमान माइनस कर दिया जाए।
तो यहां पर हम लिखेंगे 3 गुणे अल्फा कण का द्रव्यमान माइनस 6C12 का द्रव्यमान। देखो बेटा, ऐसे तो द्रव्यमान क्षति निकलेगी कि 3 अल्फा कणों के मास में ये क्योंकि मिलकर और ये बना है, तो जो मिलते हैं उनका मास हम निकाल लेंगे और जो कुछ बना हुआ है उसका मास ले लेंगे। इसमें इसको माइनस करने से द्रव्यमान क्षति निकल आएगी। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू, बताइए कैसे निकाला जाए 3 अल्फा कणों का द्रव्यमान। एक अल्फा कण के द्रव्यमान का 3 गुना कर दो, तो 3 इंटू व्हाट इज द मास ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल, दिस इज 4.002604 माइनस व्हाट इज द मास ऑफ 6C12, 12.12345 टाइम्स 00। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जार 12, 3 6 जार 18, कैरी 1, 3 2 जार 6 1 7, 2 0 और 3 4 जार 12, ठीक, माइनस 12.6 टाइम्स 0। माइनस करेंगे बेटा जब आप इसमें, बड़ा सिंपल सा ये तो दिख रहा है आपको, 0.007812 और बेटा क्या है में आएगा, ये AMU में आएगा। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आई द्रव्यमान क्षति, इतनी। उन्होंने पूछा इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना करिए, तो अब लिख देंगे, अब अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा, अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा, अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा बताइए कैसे निकाला जाए। ये द्रव्यमान AMU में है, मुक्त ऊर्जा कैसे निकाला जाए, क्या डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर किया जाए? हाँ बिल्कुल सही। अगर द्रव्यमान क्षति, याद रख लें, अगर द्रव्यमान क्षति किलोग्राम में आए, अगर मास डिफेक्ट किलोग्राम में होगा तो जो मुक्त ऊर्जा है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर किलोग्राम में मास डिफेक्ट है तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लगाएंगे, जहां सी प्रकाश की चाल होगी। लेकिन अगर डेल्टा एम आपका AMU में है तो आप सभी को याद होगा, एक AMU के तुल्य ऊर्जा होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी, 931 का गुणा कर देंगे बस। तो यहां पर 0.007812 मल्टीप्लाइड बाई 931 और ये सीधे किस में आ जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या याद रखना है बताइए, अगर द्रव्यमान क्षति किलोग्राम में है, द्रव्यमान क्षति किलोग्राम में है तो मुक्त ऊर्जा कैसे निकालना, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अगर द्रव्यमान क्षति AMU में है तो कैसे निकालना, 931 का गुणा कर देना। और एक चीज, जब डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लगाओगे तो आंसर जूल में आएगा, और जब 931 का गुणा करोगे तो आंसर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, चलिए करिए गुणा, 2 1 8 7, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, हासिल लगे 2, 3 सत्ते 21, 22 23, 9 दूना 18, हासिल लगा 1, 9 एकम 9 1 10, हासिल लगा 1, 9 अट्ठे 72, 1 73, हासिल लगे 7, 9 सत्ते 63 और 7 70, 2 6 1 7, 8 8 16, 3 19, हासिल लगा 1, 7 4 11 12 2, हासिल लगे 1, 3 3 6 1 7, 2 7, कितने नंबर पे दशमलव लगेगा, 3 3 6 नंबर पे, 1 2 3 5 6, इतनी एनर्जी आ जाएगी। डेल्टा E इज इक्वल टू 7 पॉइंट, कितना आंसर आ रहा है इस पे, 7.272, बस आगे नहीं लिखा, 7.272 और ये आंसर आ जाएगा बेटा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि उस तारे में जहां 3 अल्फा कण मिलकर एक नाभिकीय अभिक्रिया के तहत 6C12 बना देते थे, वहां पर
कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है इस एक रिएक्शन में? 7.272 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी फ्री हो रही, रिलीज हो रही वहां पे। ठीक है, अच्छा अब जो ये पिछला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, जिसमें H की वैल्यू यूज करने का आ रहा था बार बार, है ना, बस यही उसमें प्रॉब्लम होगी। अगर उसका आंसर मैच नहीं हुआ तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, उसके आंसर में H की वैल्यू का ही इश्यू होगा केवल, क्योंकि कहीं कहीं पर 6.63 भी यूज करते हैं, हम लोगों ने 6.6 यूज किया है, बस उतना सा ही डिफरेंस उसमें आया होगा और कोई परेशानी नहीं है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। तो कहां तक हमने कर लिए क्वेश्चन? 7 नंबर तक। ऐसा करते हैं फिजिक्स में आज 7 नंबर तक रख लेते हैं, आगे और भी करेंगे। 8 और 9 बस 2 ही क्वेश्चन बचे हुए, तो बड़ी जल्दी से इन्हें अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे और फिर और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये 7 नंबर तक कर लिया। आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पे करेंगे। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।